आप सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गबन का तीसरा अध्याय। कहानी शुरू करने से पहले आइए जानते हैं कहानी के पिछले भागों में क्या होता है। दयानाथ कचहरी में नौकर हैं और 50 रुपए महीना तनख्वाह पाते हैं। उनका बड़ा बेटा रमानाथ कॉलेज छोड़कर दोस्तों के साथ सैर सपाटे और शतरंज खेलने में वक्त बिताता है। उसे अपने भविष्य की जरा भी चिंता नहीं है। हाँ, रमानाथ देखने में बहुत सुंदर है और सुशील है और इसी गुण पर मोहित होकर दीनदयाल अपनी बेटी जल्पा की शादी रामनाथ से पक्की कर देते हैं। दयानाथ का परिवार किन आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, इसका एहसास दयानाथ दीनदयाल को नहीं होने देते और जल्पा और रमा का रिश्ता पक्का कर देते हैं। आइए सुनते हैं कहानी में आगे क्या होता है। मुंशी दीनदयाल उन आदमियों में से थे जो सीधों के साथ सीधे होते हैं पर टेढ़ों के साथ टेढ़े ही नहीं शैतान हो जाते हैं। दयानाथ बड़ा सा मुंह खोलते, हजारों की बातचीत करते तो दीनदयाल उन्हें ऐसा चकमा देते कि वो उम्र भर याद करते। दयानाथ की सज्जनता ने उन्हें वशीभूत कर लिया। उनका विचार 1000 देने का था पर 1000 टीके में ही दे आए। मानकी ने कहा, जब टीके में 1000 दिया तो इतना ही तो घर पर देना पड़ेगा, आएगा कहाँ से? दीनदयाल चिढ़कर बोले, भगवान मालिक है। जब उन लोगों ने उदारता दिखाई और लड़का मुझे सौंप दिया तो मैं भी दिखा देना चाहता हूँ कि हम भी शरीफ हैं और शील का मूल्य पहचानते हैं। अगर उन्होंने हेकड़ी जताई होती तो अभी उनकी खबर लेता। दीनदयाल 1000 तो दे आए पर दयानाथ का बोझ हल्का करने के बदले और भारी कर दिया। वो कर्ज से कोसों भागते थे। इस शादी में उन्होंने मियाँ की जूती मियाँ की चांद वाली नीति निभाने की ठानी थी पर दीनदयाल की सहृदयता ने उनका संयम तोड़ दिया। वे सारे टीम टाम नाच तमाशे जिनकी कल्पना का उन्होंने गला घोंट दिया था वही रूप धारण करके उनके सामने आ गए। बंधा हुआ घोड़ा थान से खुल गया, उसे कौन रोक सकता है। धूमधाम से विवाह करने की ठन गई। पहले जोड़े गहने को उन्होंने गौण समझ रखा था, अब वही सबसे मुख्य हो गया। ऐसा चढ़ावा हो कि मड़वे वाले देखकर भड़क उठे, सबकी आंखें खुल जाएं। कोई 3000 का सामान बनवा डाला। सर्राफ को 1000 नगद मिल गए। 1000 के लिए 1 सप्ताह का वादा हुआ तो उसने कोई आपत्ति न की। सोचा 2000 सीधे हुए जाते हैं, 500-700 रुपए रह जाएंगे। वो कहाँ जाते हैं? व्यापारी की लागत निकल आती है तो नगद को तत्काल पाने के लिए आग्रह नहीं करता। फिर भी चंद्रहार की कसर रह गई। जड़ाऊ चंद्रहार 1000 से नीचे अच्छा नहीं मिल सकता था। दयानाथ का जी तो लहराया कि लगे हाथ उसे भी ले लो, किसी को नाक सिकोड़ने की जगह तो न रहेगी। पर जागेश्वरी इस पर राजी न हुई। बाजी पलट चुकी थी। दयानाथ ने गर्म होकर कहा, तुम्हें क्या, तुम तो घर में बैठी रहोगी। मौत तो मेरी होगी जब उधार के लोग नाकभों सिकोड़ने लगेंगे। जागेश्वरी, दोगे कहाँ से, कुछ सोचा है? दयानाथ, कम से कम 1000 तो वहां मिल ही जाएंगे। जागेश्वरी, खून मुंह लग गया है क्या? दयानाथ ने शर्मा कर कहा, नहीं नहीं, मगर आखिर वहां भी तो कुछ मिलेगा। जागेश्वरी, वहां मिलेगा तो वहां खर्च भी होगा। नाम जोड़े गहने से नहीं होता, दान दक्षिणा से होता है। इस तरह चंद्रहार का प्रस्ताव रद्द हो गया। मगर दयानाथ दिखावे और नुमाइश को चाहे अनावश्यक समझे, रमानाथ उसे परमावश्यक समझता था। बारात ऐसी धूम से जानी चाहिए कि गांव भर में शोर मच जाए। पहले दूल्हे के लिए पालकी का विचार था। रमानाथ ने मोटर पर जोर दिया। उसके मित्रों ने इसका अनुमोदन किया। प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। दयानाथ एकांत प्रिय जीव थे, न किसी से मित्रता थी न किसी से मेल जोल। रमानाथ मिलनसार युवक था। उसके मित्र ही इस समय हर एक काम में अग्रसर हो रहे थे। वो जो काम करते दिल खोलकर। आतिशबाजियां बनवाई तो अव्वल दर्जे की, नाच ठीक किया तो अव्वल दर्जे का, बाजे गाने भी अव्वल दर्जे के। दोयम या सोयम का वहाँ जिक्र ही ना था। दयानाथ उनकी उच्छृंखलता देखकर चिंतित तो हो जाते थे पर कुछ कह ना सकते थे। क्या कहते? तो ये था गबन उपन्यास का भाग 3। आपको ये कहानी कैसी लग रही है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें और सुनते रहें स्टोरियन लफ्जों के हमसफर। हाँ, अगर आपको कहानियाँ पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ऐसी ही और भी कहानियों के लिए सुनते रहिए स्टोरियन लफ्जों के हमसफर।